नमस्कार दोस्तों। यह हमारा दूसरा क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमोशन का सबस्टाफ टू क्लोरिकल का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। पहली बात है, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसको हम बोलते हैं, वो पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था। ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? 16 मार्च 1949 को, इसलिए उसको बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 कहता है। ठीक है। ये कब से शुरू हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट शुरू हुआ 1 मार्च 1966 से। कब शुरू हुआ? 1 मार्च 1966 से बैंकिंग कंपनीज एक्ट को जाना गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जब ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट हुआ था, तो उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कहाँ पे किए थे? जम्मू एंड कश्मीर में। कब से? 1956 से। ठीक है। उसके बाद 1966 को ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, और पूरे देश में यानी इंडिया में सभी जगह ये वाला लागू हुआ। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में ये लागू नहीं होता है। ठीक है। तो देख लेते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ सेक्शन है जो कि बहुत सारे चीज को डेफिनेशन व डिफाइन करता है। ठीक है। तो देख लेते हैं पहले सेक्शन 5A। सेक्शन 5A में सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज क्या क्या है वो डिफाइन किए हैं। ये वाला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। कौन सा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 20 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है, ठीक है, जो सिक्योरिटी हम ले सकते, वो उसका डेफिनेशन है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि हम कौन सा सिक्योरिटी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि ये वाला जो गवर्नमेंट ने ही, वही सेक्शन में ही ये अप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ कहाँ पे? प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में ये लागू नहीं होता। उसी तरह गवर्नमेंट कुछ सेक्शन या सॉरी कुछ सिक्योरिटी डिसाइड करता है कि जो सिक्योरिटी को लेके बैंक लोन दे सकता है। ठीक है। 5B में क्या है? 5B में डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग ये वाला दिया हुआ है। बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंकिंग यानी क्या है? हम मनी को यानी पैसे को रिसीव कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में? डिपॉजिट फॉर्म में। ठीक है। कहाँ से? पब्लिक से। ठीक है। पर्पस कौन सा होगा हमारा? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेंडिंग यानी लोन, और उसके जो पैसा लेते हैं हम और कहीं जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड रिपेबल ऑन डिमांड, जो कि अगर अभी मान लीजिए भाई, नॉर्मल सी बात है, हमारे पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, सीसी अकाउंट, ये सारे रहता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या होता है? कस्टमर का खुद का पैसा रहता है। सीसी में तो हम देते हैं। ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कस्टमर का पैसा रहता है। जब वो आते हैं चेक लेके, क्या लेके? चेक लेके आते हैं, और कुछ अमाउंट मान लीजिए 1 लाख विड्रॉ करना है उनको, तो चेक में 1 लाख लिख के देते हैं। वो वाला होता है डिमांड। ठीक है। वो जो 1 लाख डिमांड करेंगे, तो डिमांड में हम उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। बाई कैश हो, अदरवाइज चेक हो, चेक के हिसाब से दे सकते हैं, ड्राफ्ट के जरिए दे सकते हैं, या कहीं और से भी, जैसे बैंक गारंटी भी हम देते हैं, या फिर ट्रांसफर हम लोग करते हैं कि वो आके एनईएफटी और आरटीजीएस फॉर्म फिलअप करके दे दिया। वो हमको डिमांड किया कि ये वाला जो अमाउंट है 1 लाख,
ठीक है, उसको मेरे और एक खाता में या दोस्त के खाता में ट्रांसफर करना है, तो हम एनईएफटी करते हैं कि नहीं? वही होता है डिमांड। ठीक है, तो अभी लिखते हैं डिमांड लाइबिलिटीज क्या है। 5F में लाइबिलिटीज है। डिमांड लाइबिलिटी यानी विच इज पेड ऑन डिमांड, जैसे कि केस हो गया। ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जैसे हम विड्रॉ करते हैं, वो वाला डिमांड है। ठीक है, और टाइम लाइबिलिटी क्या है? विच आर रिपेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमारा लोन हो गया। ठीक है, टर्म लोन हो गया, कार लोन और हाउसिंग लोन। ठीक है, ये मान लीजिए, ये वाला क्या है? जब ये कार लोन के लिए आते हैं, जब ये कार खरीदते हैं नेक्स्ट महीने से, वो वाला डिपॉजिट करते हैं कि नहीं? जैसे हाउसिंग लोन में हो गया, हाउसिंग लोन बनाने के लिए हम उनको एक टाइम देते हैं, एक मोराटोरियम टाइम देते हैं 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के बाद वो अपना मान लीजिए 5 लाख लिया है, और उसको कितना डिपॉजिट करना है हर महीना? 5,000, मान लीजिए 5,000। ठीक है, तो 1 साल हम उसको क्या मोराटोरियम पीरियड देंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? 5,000 हर महीने डिपॉजिट करेगा। जो ये वाला जो लिखा है विच आर रिपेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, 1 साल गया ना, वो एक पीरियड गया ना, उसी को ही बोलते हैं टाइम लिमिट। ठीक है, और जो डिमांड में हम पैसा देते हैं विच इज पेड ऑन डिमांड, उसको क्या बोलते हैं? डिमांड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया ना? तो अभी देख लेते हैं 5N में क्या लिखा हुआ है। Secured loan or advance means a loan against which a security, just like asset, has been mortgaged and the market realizable value of the asset should not be less than the loan amount. ये वाला देखिए, ये सिक्योरिटी के ऊपर है, एसेट। ठीक है, जैसे मैंने हाउसिंग लोन का बोला था, एक हाउसिंग लोन देने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसका घर का जो रहता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम हाउसिंग लोन के लिए क्या करते हैं? पहले उसका आरओआर रहते हैं, सेल डीड देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? उसके बाद वैल्यूएशन निकालते हैं, वो घर कितना तक आएगा, उसका जमीन कितना है। ठीक है, जमीन का वैल्यू कितना है। ठीक है, हम 3 वैल्यू निकालते हैं, एक तो मार्केट वैल्यू, एक रिलीजेबल वैल्यू, ठीक है, और एक गॉट वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू के बेस पर हम लोग लोन देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू से या रिलीजिबल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अभी मान लीजिए इसको 5 लाख का हाउसिंग लोन चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है वैल्यू 2 लाख। ठीक है, ये मॉर्गेज केस में होता है। ठीक है, 2 लाख, तो हम उसको 5 लाख नहीं दे सकते ना। ठीक है, तो ये वाला जो है कौन सा है? ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो एसेट रहता है। ठीक है, वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ द एसेट शुड नॉट बी लेस देन द लोन अमाउंट। ठीक है, 5N में ये वाला डेफिनेशन दिया हुआ है। देखते हैं अभी नेक्स्ट, सेक्शन 10, टेनर ऑफ मैनेजमेंट। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसमें मैनेजमेंट का भी कुछ नियम है। ठीक है, एक बैंक में कितने साल तक एक मैनेजमेंट रह सकता है, दूसरे सेक्टर में कौन रह सकता है, क्या नहीं, ये वाला दिया गया। तो देख लेते हैं, चेयरमैन एंड डायरेक्टर 5 इयर्स। जो हमारा चेयरमैन और डायरेक्टर जो है, वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल रह सकता है। ठीक है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और 5 साल के लिए, यानी टोटल 10 साल। ठीक है, as per government notification dated November 17, 2022, the term of the appointment has been extended to 10 years from the earlier 5 years, subject to superannuous age of 60 years. ठीक है, ये वाला नवंबर 2017-2022 से लागू हुआ है। ठीक है, पिछले साल लागू हुआ है, नहीं तो उससे पहले क्या था? सिर्फ 5 साल था। लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो 60 के एज में, यानी 60 तक ना पहुंचे, जो कि उसका रिटायर्ड टाइम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रिटायर्ड टाइम
क्या है ना, 60 एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 11 एंड 12, पेड अप कैपिटल। जब फॉरेन बैंक या कोई भी बैंक बैंकिंग कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसको क्या होता है, कैपिटल डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, कैपिटल कितना रहेगा फॉरेन बैंक में, 15 लाख मिनिमम। ठीक है, और मुंबई और कलकत्ता में ये वाला दो बहुत ही बिजनेस एरिया है, इसलिए इसका जो है कैपिटल कितना रहेगा, 20 लाख रहेगा मिनिमम। ठीक है, और डोमेस्टिक के लिए 5, घरेलू जो हमारा इंडिया में जो है, ठीक है, इंडिया में इंडिया कंपनी, ठीक है, कोई बैंक शुरू करना चाहता है तो उसको क्या होता है, पेड अप कैपिटल कितना रखना चाहिए, 5 लाख। रेशियो ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल कौन से रेशियो में होना चाहिए, ये वाला रेशियो 4:2:1। ये क्वेश्चन में आ सकता है, थोड़ा देख लीजिए कि रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखिए, 4:2:1, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि कब हुआ था, 17 नवंबर 2022। पहले 5 साल था चेयरमैन और डायरेक्टर के लिए, उसके बाद नवंबर 2017 से 22 में क्या हुआ, उसको चेंज करके ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर प्लस 5 ईयर्स कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका 60 एज नहीं होना चाहिए अगले 5 साल में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ए शेयर होल्डर कैन नॉट हैव मैक्सिमम 10% वोटिंग राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द शेयर होल्डर्स होल्डिंग। क्या होता है, एक शेयर होल्डर, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता, 10% ऑफ वोटिंग राइट्स का इरेस्पेक्टिव नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 13, कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज क्या क्या दे सकते हैं, द बैंक कैन नॉट पे कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट मोर देन 2.5%। ठीक है, बैंक क्या करता है, कमीशन नहीं लेता है और ब्रोकरेज नहीं लेता है, लेकिन डिस्काउंट में वो 2.5% से ज्यादा नहीं दे सकता है। ठीक है, सेक्शन 15 में, बैंक कैन नॉट पे डिवाइडेड बिफोर कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ। ठीक है, बैंक कैन नॉट डिवाइड डिविडेंड बिफोर कैपिटलाइज एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑफ। बैंक क्या नहीं कर सकता, डिविडेंड नहीं कर सकता कैपिटलाइज और एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट 17A, 17(1), द बैंक सेल बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर टू रिजर्व फंड। आरबीआई हैज इंक्रीज इट 20% टू 25% विथ इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2001। ठीक है, अभी क्या है, जितना भी प्रॉफिट आता है हर साल उसका 20 to 25% क्या करता है, रिजर्व फंड में डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि शुरू हुआ है 21 मार्च 2001 से। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2022। द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 18, 2013। जो हमारा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 है, कब शुरू हुआ, 2013 जनवरी 18 को। In consultation with the Government of India, the RBI can remove the board of director of any banking companies for 6 months। क्या हुआ, इसमें क्या हुआ है ना, आरबीआई चाहने से क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो कंपनी से 6 महीने के लिए निकाल सकता है, यानी क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम 12 मंथ, यानी 6 से 12 महीना। ठीक है, आरबीआई चाहने से क्या करता है, रिमूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980 has been amended, under which nationalized bank can increase their authorized capital
through bonus shares and right issue with the approval of the central government and RBI, removing the ceiling which was yearly 300 crore। ठीक है। ये दो सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग कंपनीज, जो हमारा बैंक चल रहा है, कौन से एक्ट में, 1970 एंड 98, सॉरी 1980 में जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा हुआ था, नेशनलाइज बैंक कैन इंक्रीज देयर ऑथोराइज कैपिटल। नेशनलाइज बैंक क्या करेगा, उसका ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकता है। कौन से, कैसे, बोनस के शेयर से, या उसका क्या होता है, गवर्नमेंट के सेंट्रल अप्रूव से। ठीक है। और आरबीआई का भी अप्रूव चाहिए। कितना तक कर सकता है, 3,000, सॉरी हाँ 3,000 करोड़। ठीक है। द डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीफ, has been set up under section 26A। ठीक है। ये जो डीफ अकाउंट है ना भाई, डीफ अकाउंट वो है जो 10 साल तक ऑपरेट नहीं होता है। वो क्या होता है, सेक्शन 26A में चला जाता है। डीप अकाउंट 10 साल होने के बाद अगर कोई अकाउंट नहीं चल रहा है तो उसका जो भी मनी है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 है, 1 लाख है, जो भी है, वो आरबीआई को चला जाता है। और उसमें क्या है, वो एक्चुअली क्या है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है। डीप का फुल फॉर्म है डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये क्वेश्चन में आ सकता है, थोड़ा देख लेना। प्रायर टू होल्डिंग 5% more share capital and voting rights in any banking company, approval from RBI will have to be obtained। ये जो है आरबीआई ऑप्टेन कर सकता है बैंकिंग कंपनीज में जो वोटिंग राइट्स है और शेयर कैपिटल है, वो क्या कर सकता है, आरबीआई ऑप्टेन कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई फॉर बैंकिंग बिजनेस। ठीक है। जो हमारा जो सोसाइटी रहता है, जैसे उड़ीसा में है कोरापुट केंद्र समवाय बैंक, केसीसी, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये क्या कर सकता है, बैंकिंग बिजनेस के लिए कहां से परमिशन लेगा, आरबीआई से परमिशन लेके ये बिजनेस कर सकता है, बैंकिंग बिजनेस कर सकता है। ए पेनल्टी ऑफ 3 करोड़ हैज बीन मेड फॉर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू आरबीआई। अगर आरबीआई को बैंकर्स, सॉरी बैंकिंग कंपनी और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, वो अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या, कितना तक फाइन लगेगा, 3 करोड़ तक फाइन लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पेनाल्टी, ऑफ अप टू रुपीज 2 lakhs has been imposed for not providing the required information or account book to the RBI। If the mistake continues, the penalty amount can be increased to rupees 5,000। ये वाला जो है भाई, 2 लाख has been imposed for not providing the required information और account book to RBI। देखिए, हम हर साल जो हमारा होता है क्वार्टर एंडिंग, सॉरी क्वार्टर ईयरली क्लोजिंग जो होता है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को जो होता है, उसका रिपोर्ट हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट बना के हम किसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आरबीआई को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर वो वाला इंफॉर्मेशन या लोन का कुछ भी इंफॉर्मेशन, अगर जैसे मान लीजिए 10 करोड़, 10,000 करोड़, ये बड़ा बड़ा जो लोन है वो आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर उसका इंफॉर्मेशन हमने गलत दिया, अकाउंट बुक ऑफ द आरबीआई, ठीक है, ये जो अकाउंट बुक है, बैलेंस शीट का अगर हमने कुछ भी, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो वो आरबीआई कितना फाइन करेगा, पहले तो 2 लाख फाइन करेगा। ठीक है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक कंटिन्यूसली ऐसा रहा तो पेनाल्टी कितना, 50,000 तक और बढ़ा सकता है वो। ठीक है। अभी देखते हैं वोटिंग राइट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव। वोटिंग राइट्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन increased from 10% to 26%। The voting rates of the government of public sector banks have been increased from the present 1% to 10%। ठीक है। ये वाला वोटिंग राइट्स क्या है, प्राइवेट बैंक के लिए वो बढ़ा दिया है 10% से 26%, और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 1% टू 10%। सेक्शन 18 में लिखता है कैश रिजर्व, नॉन शेड्यूल्ड बैंक विल हैव टू 3% of its
डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन कैश रिजर्व और करंट अकाउंट विथ आरबीआई। ठीक है, तो पहले ये चीज है कि हर बैंकिंग कंपनी और जो शेड्यूल या कोऑपरेटिव बैंक है जो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, उसको क्या होता है, 3% ऑन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैश रिजर्व करना पड़ता है हमारे करंट अकाउंट में। कहाँ पे करंट अकाउंट होता है, आरबीआई में। ठीक है, सेक्शन 19 में है अलाउस द बैंक टू फॉर्म सब्सिडरीज कंपनी। ठीक है, जैसे हमारा पीएनबी हम इंट्रोडक्शन में पढ़े थे सब्सिडरीज कंपनी, तो ये क्या करता है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 में ये अलाउ करता है सेक्शन 19 में। ठीक, नेक्स्ट 19(2) में क्या है, नो बैंक शेल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी इन केस ऑफ 30% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व और 30% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व ऑफ दैट कंपनी। क्या कर सकता है वो, 30% से ज्यादा क्या, शेयर कैपिटल, पेड ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व ऑफ द रिजर्व और ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल, ये वाला क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, 30% से ज्यादा नहीं कर सकता। सेक्शन 20 में क्या लिखा है, बैंक लोन कैन नॉट बी गिवन बाय प्लेजिंग ऑन ऑन शेयर। अभी मान लीजिए अभी मान लीजिए पीएनबी का, ठीक है, पीएनबी का शेयर लेके आप पीएनबी में लोन नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला है। या फिर पीएनबी का शेयर आरबीआई के पास जाके हम लोन नहीं ले सकते। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 21 में क्या है, आरबीआई में इशू डायरेक्शन टू बैंक फॉर लेइंग डाउन पॉलिसी फॉर एडवांसेस। क्या होता है, आरबीआई डायरेक्शन इशू कर देता है कि आप अपने एडवांस पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हो। 21A में क्या लिखा है, interest charged by bank after February 15, 1984 cannot be made the subject of inquiry by the court on ground that the interest charge excessive। क्या कर सकता है, अभी आरबीआई क्या किया है ना, एक लिमिट फिक्स कर लिया है। मान लीजिए एक 5% से 10%। ठीक है, हाउसिंग लोन में हम इतने परसेंट के अंदर ही इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये वाला कहाँ पे लिखा है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 में, सेक्शन 21A, सॉरी 22 में। ठीक है, 23 में क्या है, परमिशन फ्रॉम द आरबीआई इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांच एंड ट्रांसफर और ब्रांच एट द प्रेजेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, एक जगह बैंक का आप एड्रेस लिख देते हो, ठीक है, जो कि फॉर्म में रहता है, डॉक्यूमेंट में रहता है, और एक जगह आप बैंक खोलोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, किसी भी ब्रांच नया वाला ओपन करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए प्रेजेंट एड्रेस से प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस तक चेंज करने के लिए कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 में क्या है, एवरी बैंक हैज टू कीप सम परसेंट ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये तो हमने पढ़ा था, इसमें कहाँ पे था, पहले हम पढ़ा था ना, ये वाला है, टाइम लायबिलिटी इन कैश रिजर्व करंट, करंट में डिपॉजिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अनक्लेम्ड 26 में क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ 10 years एंड above have to send आरबीआई with 30 days और द end of every calendar year। हमारा एवरी कैलेंडर ईयर कितना है, 31 मार्च, है कि नहीं, हमारा कैलेंडर ईयर 31 मार्च में खत्म होता है। तो मैंने जो डीफ अकाउंट बोला था ना, ठीक है, डीप अकाउंट जो बोला था, उसमें क्या करना पड़ता है, ये 10 years होने के बाद सेंड करना पड़ता है। ठीक है, बैंक हैव टू सबमिट बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। आरबीआई कैन एक्सटेंड टाइम बाय आफ्टर अनदर टाइम, एवरी क्वार्टर के बाद। ठीक है, एवरी क्वार्टर, हमारा 4 क्वार्टर है, ठीक है,
हर 3 महीने का एक 4 क्वार्टर है। एवरी क्वार्टर के बाद क्या करना पड़ता है, हमारा बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे भेजना पड़ता है, आरबीआई के पास भेजना पड़ता है। और वो अगर लेट हो गया तो वो 3 महीना तक और 3 महीना तक टाइम देता है। 35 में क्या लिखता है, आरबीआई हैज द राइट टू इंस्पेक्ट बैंक एंड गिव देम नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। आरबीआई has give instruction under section 21 and section 35 to round up rupee transaction to nearest rupees। ठीक है। देखिए बीच बीच में क्या होता है, हर ब्रांच के में कभी कभी आरबीआई वाले अचानक ऑडिट करने आ जाते हैं। जैसे केस ले रहे हैं कि नहीं, ठीक से ले रहे हैं कि नहीं, एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सॉइल्ड मनी एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कस्टमर के लिए सीट है कि नहीं, पानी है कि नहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सेक्शन सारे लिखा हुआ है कि नहीं, मैनेजर केबिन के बाहर मैनेजर का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, हर स्टाफ के सामने उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है कि नहीं, ये वाला सभी चेक करते हैं। 35 ए में आरबीआई कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। आरबीआई क्या करता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, वहां पे बैंक खोलना पड़ेगा बोल के एक इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। ठीक है। ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द आरबीआई कैन डायरेक्ट बैंकिंग कंपनीज टू प्रोसीड विद द बैंक करप्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016। ये वाला कुछ नहीं है भाई, ये वाला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई कैन गिव डायरेक्शन ऑफ द बैंक फॉर डिस्पोजल ऑफ बैड अकाउंट्स। हाँ ये कर सकता है, जैसे हम एनपीए को है, बेड अकाउंट जो है एनपीए हो जाता है, हम उसको सेटलमेंट करते हैं कि नहीं, वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस। ठीक है, वो वाला है। इफ नेसेसरी आरबीआई कैन डिसमिस द चेयरमैन और एम्प्लॉय ऑफ ए बैंक। हाँ भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, देख लो। आरबीआई वाला अगर चाहता है, ठीक है, अगर नेसेसरी लगता है कि नहीं भाई ये चेयरमैन कुछ गलत कर रहा है, या फिर ये एम्प्लॉय कुछ गलत करना है जो कि बैंक के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट डिसमिस कर सकता है, चेयरमैन से लेके एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को कर लिया, सॉरी, अगर चेयरमैन को ही कर लेता है तो एम्प्लॉय क्या बात है भाई, छोड़ो। 45 में लिखता है कैन अप्लाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ एनी बैंकिंग कंपनीज एंड प्रिपेयरिंग ए स्कीम फॉर इट्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ऑब्लिगेशन। ये वाला कुछ नहीं। नेक्स्ट 45 by reservation of bank records, the central government in consultation with the RBI is empowered to make rules with respect to the preservation of records, accounts and other documents। ये भी उतना जरूरत नहीं है, इसे हम पढ़ लेते हैं। Payments made under section 45Z can be returned to the customer by keeping the true copy of the instrument। ये वाला थोड़ा देख लीजिए। Payment made under section 45Z can be returned to the customer by keeping true copy of the instrument। अभी ये देख दो 45Z कहाँ पे है, 45ZA है। ठीक है, अगर किसी का डेथ हो गया, ठीक है, एक कस्टमर है, उसका सेविंग अकाउंट है, उसका डेथ हो गया, ठीक है, डेथ होने से उसका जो पैसा है वो किसको जाएगा, क्या है, कस्टमर को जाएगा, कस्टमर जो नॉमिनी है उसको जाएगा। कैसे, ट्रू कॉपी देख के उसको जाएगा। तो ये कहाँ पे है, 45 जेड में, 45 वाई और जेड में वही मेंशन है। जेड ए में क्या है, जो नॉमिनी हम जब पढ़े थे, नॉमिनी करने के लिए 45 ए में जाता है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 में। ठीक है, नॉमिनेशन इन सेफ कस्टडी अकाउंट कहाँ में जाता है, जेड सी में। नॉमिनेशन इन लोकर अकाउंट ये भी आ सकता है, जेड ई में जाता है। 47 ए क्या है, वायलेशन ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शन कैन बी फाइंड बाय द आरबीआई। भाई देखिए, एक बैंक में अगर एक बैंक में अगर सोल्ड नोट या फटा टूटा नोट
कोई रिसीव नहीं करता है कैशियर, तो वो बैंक क्या करता है, आरबीआई गाइडलाइंस को वायलेट करता है। ठीक है। अगर कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन के लिए कुछ सेक्शन, या फिर हम लोग देखते हैं ना, बैंक में जाते हैं, हमारे बैंक में भी है ना, बैंक में जाते क्या, हमारा बैंक में है ना, ऐसे लिखा होता है एफडी 7 डेज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 ईयर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे लिखा रहता है ना। अगर ये वाला भी नहीं हुआ तो वो क्या होता है, वायलेशन होता है किसका, आरबीआई गाइडलाइंस के। तो उसी, अगर वो वाला नहीं है तो वो क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस के वायलेट करना होता है, और इसके लिए वो फाइन भी डाल सकता है। 49A में क्या लिखा है, नो पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी, आरबीआई, एसबीआई कैन एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विच कैन बी पेड थ्रू चेक। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज के अलावा, या फिर आरबीआई के अलावा, या फिर एसबीआई के अलावा कोई भी, ठीक है, कोई भी कंपनी मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज ए डिपॉजिट। ठीक है, विच कैन बी थ्रो चेक, पेड थ्रो चेक, जो कि चेक के लिए वो पेड नहीं कर सकता भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट 49A में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया, बाय बाय।